यहाँ एंट्री होती है जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन जो उससे पहले सबसे बड़े बैंकर फाइनेंसर थे, उन्होंने बोला कि मैं फाइनेंस करूँगा। ना यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो इंसान इतने टाइम से फाइनेंस इंडस्ट्री में को फाइनेंस कर रहा है, बैंकिंग में अपना पैसा लगा रखा है, या जो उस वक्त लेंडर्स होते थे उन पे पैसा लगा रखा है, रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है, वो अचानक से शिपिंग इंडस्ट्री में क्यों घुस रहा है? वो भी एक ऐसी कंपनी में जिन्होंने इस तरह की अनाउंसमेंट कर दी जिसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? अब इसका टाइमलाइन जुड़ता है 1910 में। एक प्रपोजल रखा जाता है जिसमें ये बात होती है कि यूएस को फेडरल बनाया जाए, जिसमें जेपी मॉर्गन सबसे आगे होते हैं कि भाई बनना चाहिए। फेडरल होने का मतलब ये कि जो वेल्दिएस्ट लोग हैं वो अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करेंगे, अपने पैसे का कुछ हिस्सा, और आगे उसको लेंड किया जाएगा एक इंटरेस्ट रेट पे, जहाँ से फॉर्मेशन होती है बैंक्स की। जहाँ पर इसमें 3 लोग ऐसे थे, तो बेसिकली 5 लोगों को इकट्ठा किया गया जो उस वक्त वेल्दिएस्ट थे, और इसमें से 3 लोग ऐसे जो बोलते हैं नहीं, हमें नहीं करना। उसकी वजह यह है कि वो 3 जो हैं मार्केट कंट्रोलर्स थे। वो मार्केट को कंट्रोल करते थे कि कौन सा पैसा कहाँ जाएगा, कैसे होगा। तो उनका हिसाब ये था कि अगर ये कर दिया तो फिर कंट्रोल सबके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, हम अपना कंट्रोल क्यों दें। इत्तेफाक की बात यह है कि वो तीनों फैमिली समेत टाइटैनिक में सफ़र कर रहे थे, जो कि सिंक होने पर मारे गए। और 1913 में फेडरल रिजर्व की घोषणा हुई, यूएस फेडरल हुआ, और एक कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से जेपी मॉर्गन ने वाइट स्टार क्रूज में इन्वेस्ट ही इसलिए किया था क्योंकि वो बैंकिंग या रिजर्व बैंक जो है, या फेडरल रिजर्व जो है, वो सिर्फ एक फ्रंट था। इनको हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस, वॉर्स फंड करनी थी। अब ये कहाँ से आता है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सबूत क्या है? 1913 में फेडरल अनाउंस होता है, 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है, जिसको फंड करते हैं जेपी मॉर्गन जैसे लोग। अच्छा, फेडरल रिजर्व जैसी ऑर्गेनाइजेशंस। ये पैसा कहाँ से आता है? वही वेल्दी लोग जो अपने पैसे का कुछ हिस्सा वहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लिंक है। तो इतना बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी कि टाइटैनिक को इसलिए डुबाया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर इनिशिएट करनी थी। वर्ल्ड वॉर क्यों इनिशिएट करनी थी? क्योंकि उनके हिसाब से अगर दुनिया में कंट्रोल लाना है तो पहले उथल पुथल मचानी पड़ेगी। जब लोगों के पास खाने पीने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा, तो कहाँ पे जाएंगे वो? बैंक्स के पास पैसा लेंगे और फिर उनके पैसे से हम पैसा बनाएंगे। कंट्रोल सब चीज़ों का हमारे हाथ में होगा। अगर आप कोई बोर्ड गेम खेल रहे हो और आपको वो बोर्ड गेम पे कंट्रोल चाहिए तो आपको कभी कभी रीसेट करना पड़ता है। इनका वर्ल्ड वॉर वॉज अ रीसेट फॉर देम। ठीक है, तो टाइटैनिक कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 1 से भी जुड़ी हुई थी। और फिर हमने ऐसा भी सुना है कि शिप की रिप्लेसमेंट हुई थी। वो एक दूसरा वो है। तो एक बुक आई थी 1998 में, टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक। उसमें ये बताया गया और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के साथ बताया गया कि टाइटैनिक कभी डूबी ही नहीं। अच्छा, जो डूबी वो शिप थी ओलंपिक। हुआ ये कि 1910 में ओलंपिक को लॉन्च कर दिया गया। तो जब वाइट स्टार क्रूज ने 3 शिप अनाउंस करी, ओलंपिक, ब्रिटानिक, टाइटैनिक, तब तीनों शिप्स को एक ही यार्ड में बनाने का फैसला हुआ। जीपी मॉर्गन ने पैसे लगाए, पैसे जो अब ओलंपिक पहले बन के तैयार हो गई। ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक का डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम रखा गया, साइज में फ़र्क दे दिया गया। कहते हैं ओलंपिक टाइटैनिक से बड़ी थी। अच्छा, ठीक है, तो ओलंपिक को पहले लॉन्च किया गया 1910 में और उसने अपना वोएज भी पूरा किया। फिर वो 2-3 वोएज उसने पूरे किए अपने सक्सेसफुली। उसके बाद उसका हुआ एक्सीडेंट। एक रॉयल नेवी शिप थी उसके साथ, HMS हॉक के नाम से। ठीक है, HMS हॉक क्योंकि रॉयल नेवी शिप थी तो उसमें इस तरह के प्रोविजंस थे कि अगर एनिमी शिप आसपास आ जाए तो उसके प्रोपेलर्स को डिस्ट्रॉय कर सके। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो ओलंपिक के प्रोपेलर्स और वो सब में बहुत डैमेज आया और उसके रिपेयर के लिए उनको कई $1 मिलियन की ज़रूरत पड़ी। तो फिर हुआ कि उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया। इंश्योरेंस क्लेम किया तो
कोर्ट में केस चला। अब क्योंकि वो रॉयल नेवी शिप थी तो रॉयल नेवी शिप को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, सारा ब्लेम आया ओलंपिक के क्रू पे, और ओलंपिक के क्रू पे ब्लेम आने की वजह से उनको इंश्योरेंस नहीं मिला। और उन वाइट स्टार क्रूज के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पैसे से उसकी रिपेयर करा सकें, तो उन्होंने डुप्लीकेट पार्ट्स वगैरह लगा के उसको सिर्फ इतना कर दिया कि वो पानी में जा सके, और उसको टाइटैनिक के नाम से लॉन्च किया गया, ताकि जब वो डूबे तो उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। और वही हुआ। टाइटैनिक का आई थिंक कुछ अबाउट $6 million to $7 million इंश्योरेंस वाइट स्टार क्रूज को मिला था डूबने के बाद। और ये पूरे पेपर्स लगाए गए, पूरे पेपर्स लगाए गए बुक में। और फिर और जो ओलंपिक थी, जो कि अकॉर्डिंग टू द बुक एक्चुअली टाइटैनिक थी, उसने कई साल अपना वॉयेज बिल्कुल सक्सेसफुली किया है। वो बिल्कुल उसके टाइटैनिक के बाद भी चलती रही है, सिंक होने के बाद। तो ये एक वो है। अच्छा, ये कॉन्स्पिरेसी बैक अगर थोड़ा चले जाएं तो टाइटैनिक का डिज़ाइन बना था 1910 के आसपास, 1909। उससे 14 साल पहले एक बुक आई थी जिसमें एक ऑथर ने एक शिप का जिक्र किया था, टाइटन। उसके जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो ब्लूप्रिंट्स टाइटैनिक के ब्लूप्रिंट से एग्जैक्टली मैच करते हैं। यानी कि जो टाइटैनिक बनाई गई थी वो उस बुक के ब्लूप्रिंट्स को इस्तेमाल करके बनाई गई थी। अच्छा। जो 16 चेम्बर्स अनसिंकेबल हैं, और जो इतनी बड़ी शिप है और वो इंडिविजुअल चेम्बर्स हो जाते हैं, और उस बुक में भी टाइटन सिंक हो जाती है। और उस बुक में भी टाइटन को सिंक करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस का जिक्र हुआ था, मतलब वो सिंक हुई नहीं थी, कराई गई थी उस बुक में भी। सो बुक तो फिक्शनल थी। तो अच्छा, वो फिक्शनल थी, तो बुक फिक्शनल थी, और बुक फिक्शनल होने की वजह से उन्होंने पूरा, राइटर ने एक्चुअल इतने डेप्थ में गया था राइटर कि उन्होंने ब्लूप्रिंट्स तक उसमें पब्लिश किए थे जिस शिप की वो जिक्र कर रहे थे वहाँ पर, टाइटन के नाम से। उस बुक में उन्होंने पूरा सारी चीज़ें उसमें लगाई थी, सब कुछ किया था। और उसके बाद फिर उसके 14 साल बाद टाइटैनिक आई और टाइटैनिक के ब्लूप्रिंट्स एग्जैक्टली टाइटन से मैच करते थे। और टाइटैनिक भी जो डूबी वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्पिरेसीज डुबाई गई। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आइसबर्ग के टकराने से शिप 2 टुकड़े में हो गई। और एक सबसे बड़ी बात जो कि ये कॉन्स्पिरेसी है जिसका फैक्ट से ज़्यादा दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से वो करता है कि भाई इल्यूमिनाटी जो सीक्रेट सोसाइटी है उसका भी हाथ था ये शिप डुबाने में। कैप्टन जो है वो अपेरेंटली इल्यूमिनाटी का पार्ट था। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस बेलफास्ट साउथहैम्पटन से भेजे गए थे अबाउट द रेडार ऑफ बिग आइसबर्ग, लेकिन वो टाइटैनिक पे रिसीव ही नहीं हुए, क्योंकि कैप्टन ने वो रेडार का वही बंद करा दिया था। पहले वो मैसेज वैसे मोर्स कोड में आते थे, वो भेजे गए थे, बट उन्होंने रिसीव ही नहीं करे वहाँ पर। 15 मैसेजेस कहते हैं कि बेलफास्ट साउथहैम्पटन के शिप कंट्रोल टावर से भेजे गए थे, 15 मैसेजेस, लेकिन वो 15 मैसेजेस टाइटैनिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उसके ऊपर। ये वाली कॉन्स्पिरेसी सबसे कम रियल और रेलेवेंट लग रही है। हाँ, ये एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी है जिसका शायद कोई सबूत ना हो। ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि लोगों को मज़ा आता है कॉन्स्पिरेसी बनाने में। तो क्योंकि देखिए कैप्टन जिंदा नहीं है बताने को, इल्यूमिनाटी का कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है कि एग्जिस्ट भी करती है, तो नोबडी नोज, बट एक ये है। और एक बात ये भी है कि उसके आसपास एक शिप थी जो रेस्क्यू कर सकती थी पैसेंजर्स को। 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी टाइटैनिक की सिंकिंग में। वहाँ एक पैसेंजर शिप थी आसपास जो रेस्क्यू कर सकती थी, पर उनको ये मैसेज गया था कि क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही थी, तो उनको ये मैसेज गया अपेरेंटली कि ये एक एनिमी शिप है जो SOS भेज रही है, क्योंकि वहाँ पहले SOS वो फ्लेयर गन से होते थे, राइट। SOS भेज रही है तो उस पर रिस्पॉन्ड ना किया जाए। अच्छा। जब उसके कैप्टन को रियलाइज़ हुआ कि यार इतने SOS जो हैं किसी एनिमी शिप से नहीं आ सकते, और जब उन्होंने पानी में देखा कि लोग दिख रहे हैं दूर से और उससे देखा, तब उन्होंने रिस्पॉन्ड करके वहाँ गए, तब उन लोगों को रेस्क्यू किया गया जो बोट्स में थे। उस वक्त तक बहुत सारे लोग डूब चुके थे ऑलरेडी। सो ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी शिप
जिसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के बनाया गया था, अनसिंकेबल बनाया गया था, वो एक आइसबर्ग के से टकराई, हेड ऑन कोलिजन भी नहीं हुआ था, साइड से ब्रूज हुई थी। ब्रूज होने के बाद वो इतनी तरह बुरी तरह डैमेज हो गई तो टूट गई, बीच में से टूट गई। 1500 से ज़्यादा लोग इसमें मरे, और वो 3 लोग भी मरे जो फेडरल बनाने के अगेंस्ट थे। उसके बाद से आज तक भी जेपी मॉर्गन इज लीडिंग इन फाइनेंस इन यूएस। आज भी उनकी एक कंपनी ने बैंकरप्सी भी फाइल की थी जब रिसेशन आया था, पर उसके बावजूद उनकी सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं, दे आर फ्लरिशिंग, मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स राइट नाउ। सो राइट नाउ जेपी मॉर्गन हैज़ एक्चुअली इन्वेस्टेड इन मैनी कंपनी, मतलब इलॉन मस्क की कई कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट है, दे आर इन्वेस्टर्स नाउ। जो लोग बच गए थे बेसिकली, तो उनकी भी कुछ आपने कुछ फुटेज या कुछ इंटरव्यूज ऐसा कुछ है उनका, वो लोग क्या कहते हैं? उनके देखिए, उस वक्त तो उनकी तो सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी कि बचना है, लेकिन हाँ उनका कहना ये ज़रूर है कि उनके भी समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी शिप को आइसबर्ग दिखा कैसे नहीं। जो लोग बोर्ड पे भी खड़े थे, कुछ लोग बोर्ड पे खड़े होते हैं, कुछ लोग अपने उसमें खड़े थे, तो उनका भी कहना है कि उनको भी दिख गया था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।